आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है, उस 74 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था का प्रावधान है। यह प्रश्न आ जाए कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा या प्रधानमंत्री की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है, तो 74 के अनुच्छेद में। अब अगर प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ बताओ, तो आपको 2-3 पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। आपको शुरू में ही लिख लेने हैं वो पॉइंट। एक तो लिखना है कि प्रधानमंत्री व्यवस्था का प्रावधान या प्रधानमंत्री की व्यवस्था अनुच्छेद 74 में है। एक दूसरा ये देना है कि देश की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। देश की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था का मुखिया होता है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है, राजनीतिक व्यवस्था का मुखिया होता है। एक और पॉइंट ध्यान रखना है जो शुरू में लिखना है, बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको सबसे पहले, कि प्रधानमंत्री कौन होता है या प्रधानमंत्री के कार्यों में। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, वास्तविक मुखिया कौन होता है। देखो, वास्तविक मुखिया कौन होता है? वास्तविक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है। अपन ने पहले भी किया था, नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया, सीधा प्रश्न आ जाए कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति, संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति, वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री। तो ये थोड़ी चीज़ें शुरुआत की ध्यान रखनी है आपको। जब प्रधानमंत्री का कार्य आ जाए, शक्तियाँ आ जाए, तो ये चीज़ें 3 पॉइंट है वो शुरू में लिखने हैं। अब क्या करना है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री होता कौन है? देखो, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अपने पहली क्लास में किया था, 545 सांसद होते हैं लोकसभा में। ये सांसद हैं वो अलग अलग पार्टियों के होते हैं, अब इन 500 में से जिस पार्टी के सदस्य ज़्यादा होंगे, ज़्यादा का मतलब कम से कम 273 चाहिए। जिस पार्टी के पास, चाहे गठबंधन होकर हो जाए या सिंगल एक पार्टी हो जाए, यानी 4-5 पार्टियां ने मिल करके अपनी संख्या है वो 273 बना दी, या किसी एक पार्टी के 273 आ जाए, तो उस पार्टी का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यानी अभी एक लाइन लिखी थी मैंने, बहुमत, ये बहुमत हो गया है। बहुमत दल का नेता कौन होता है? वही पीएम बनता है। बहुमत दल का नेता है वो पीएम बनता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। यानी अब देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इस 545 में से एक होगा वही प्रधानमंत्री होगा। वो 245 जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें, यानी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनमें से भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये। अब
प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। जितना लोकसभा का कार्यकाल होगा उतना ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। अब करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। तो पहला देखो, पहला काम है मंत्री परिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अब प्रधानमंत्री क्या करता है? जैसे लोकसभा में कितने सदस्य? 545। राज्यसभा में कितने सदस्य? 245। इन 545 और 245 में जो बहुमत दल हैं, यानी जिनके पास, यानी इन 545 में से जिस दल के पास 273 सांसद हैं, उनके पक्ष के पार्टी के, उनमें से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जो दल का मुखिया होगा। जैसे बीजेपी का ले लेते हैं, तो बीजेपी के जो 17वीं विधान लोकसभा में जो दल का नेता है वो नरेंद्र मोदी हैं, तो वो एक सांसद हैं। प्रधानमंत्री सांसद होता है, प्रधानमंत्री सांसद होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। अब इस 573 में से जो इसके बहुमत दल के सदस्यों की संख्या 273 होगी, कम से कम इतनी होगी, इससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। इनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अब उन मंत्रियों की संख्या 15% होगी। किसका? 545 का 15%, तो लगभग 82 मंत्री बन सकते हैं, यानी मंत्री बनाए जाएंगे। मंत्रिपरिषद का गठन। अब ये जो 82 मंत्री होंगे, उन सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं। वापस समझ लें, प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी पार्टी के जो सांसद हैं, उनमें से जो योग्य, बुद्धिजीवी, नैतिक, ईमानदार, चरित्रवान जो लोग हैं, उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है। ठीक है? जो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, सदाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, उनको प्रधानमंत्री कोशिश तो ये करते हैं कि ईमानदार व्यक्ति ही बने, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, वो बात अलग है। तो 273 में से कुछ लोगों को क्या बनाया जाएगा? मंत्री बनाया जाएगा, जिनकी संख्या कितनी होगी? 82। तो सीधी सी एक लाइन है, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के जीते हुए सदस्यों में से कुछ लोगों को मंत्री बनाए, मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा। अब दूसरा काम क्या है? देखो, अब मंत्री बना दिया, देखा होगा राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं ना, राष्ट्रपति भवन में बुला करके। तो अब मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया। अब मंत्रिपरिषद का गठन करने के बाद मंत्रियों के बीच क्या करेंगे? विभागों का बंटवारा करेंगे। विभागों का बंटवारा करेंगे। बंटवारा कैसे करेंगे? कि अब मंत्री बना दिए, पहले मंत्री पद की शपथ ली जाती है कि मैं मंत्री पद की शपथ लेता हूँ। मैं नाम ले लेंगे मंत्री, अपना नाम, और कहेंगे कि मैं अब मंत्री पद की शपथ लेता हूँ, और संविधान की शपथ, और पद की शपथ, और गोपनीयता की शपथ। एक मंत्री कई शपथ लेता है, विशेषकर 3 शपथ लेता है मंत्री। सांसद की शपथ लेता है, मंत्री पद की शपथ लेता है, और फिर अपने संविधान की शपथ लेता है। तो मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करते हैं। यानी जैसे कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कौन परिवहन मंत्री बनेगा, कौन उद्योग मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, ये अलग अलग, उद्योग मंत्री बनेगा, कौन कृषि मंत्री बनेगा, कौन पशुपालन मंत्री बनेगा। तो अलग अलग विभाग बांट देते हैं कि तुम ये विभाग तुम्हें संभालने हैं। अब मंत्रियों के बीच
या विभागों के बीच समन्वय बनाता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, आपस में व्यवहार, आपस में कार्य संचालन के लिए समन्वय करता है, यानी सबके ऊपर नियंत्रण रखता है। ये प्रधानमंत्री सबके ऊपर नियंत्रण रखता है, समन्वय करता है। सभी विभागों के बीच शासन का संचालन करता है, शासन का संचालन करता है। शासन व्यवस्था यानी मंत्रियों ने जो कोई भी काम किया है, कोई निर्णय लिया है, तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री को देना जरूरी है, प्रधानमंत्री को देना जरूरी है, ताकि प्रधानमंत्री उन विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सके। शासन संचालन करता है यानी सभी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रियों की देखो, मंत्रिपरिषद गठन करता है, फिर उन्हीं मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, फिर उनके बीच में तालमेल बनाता है। सब कुछ नियुक्ति हो गई, विभागों का बंटवारा हो गया। अब कौन सा काम, कौन सा विभाग कैसे कैसे काम करेगा, वो तो मंत्री खुद ही करेंगे, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, यानी लोकसभा की जो बैठकें होती है ना, लोकसभा की बैठकें होती हैं, तो लोकसभा की बैठकों में बहुमत दल का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चाहे वो बजट पेश करने में है या जो कोई कानून निर्माण में है, वो सारे काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में दो प्रकार के नेता होते हैं, एक तो पक्ष का और एक विपक्ष का। तो सरकार का नेता होता है एक तरह से। अब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। कैसे? राष्ट्रपति अपने पहले भी किया था, जब लोकसभा व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बारे में किया था, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका में शामिल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका में भी होता है। जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अब इसमें संसद होती है और प्रधानमंत्री संसद में शामिल होता है, एमपी होता है, और इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका ने, व्यवस्थापिका ने कोई काम किया है, कोई निर्णय लिया है, कोई कानून बनाया है, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। यानी सरकार जो भी निर्णय करती है, सरकार जो भी निर्णय करती है, वो निर्णयों की सूचना, उन निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है। और राष्ट्रपति जब भी प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगेगा तो प्रधानमंत्री उसको सूचना देगा। किसी भी प्रकार की सरकार से संबंधित, शासन व्यवस्था से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित कोई भी सूचना राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर, राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर प्रधानमंत्री वो सूचनाएं उसे प्रेषित करेंगे या भेजेंगे। एक और काम है पदाधिकारियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री देश के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय करता है।
यानी किसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाना है, किसको महान्यायवादी बनाना है, किसको राज्यपाल बनाना है, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, किस पद पर किसकी करनी है, इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उन सब की नियुक्ति करता है। किया था ना अपन, देखो ये देखो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति हैं, तो जो भी ये जो नियुक्तियाँ जितनी भी होती हैं वो कार्यपालिका की नियुक्तियाँ होती है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कार्यपालिका के अंग होते हैं, व्यवस्थापिका के अंग नहीं होते हैं, एग्जीक्यूटिव के होते हैं। यानी जो काम को संपादित करे, फील्ड में उस काम को लागू करें। एक ऑफिस में बैठे बैठा व्यक्ति निर्णय ले रहा है, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और उस निर्णय को बनाने वाला व्यक्ति व्यवस्थापिका का अंग कहलाएगा। यानी जैसे मान लो मैंने कानून बनाया तो मैं व्यवस्थापिका हो गया, आपने उस कानून को लागू किया तो आप कार्यपालिका हो गया, कार्य को पालन करने वाला, नियम को संचालित करने वाला, नियम को लागू करने वाला होगा। तो नियम को लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बनाता कौन है? संसदीय व्यवस्थापिका बनाती है। तो पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से ही की जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये थे प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री कार्य 7 प्रकार के कार्य हैं। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों के बीच समन्वय करता है, शासन का संचालन करता है, लोकसभा का नेता होता है, राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है, और पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। जब भी ऐसा बड़ा प्रश्न आए तो ये 7 पॉइंट शुरू में ही लिख दो। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन 7 के 7 पॉइंट लिख दिए, फिर उनके आगे जा कर के आपको डिटेल में उनका वर्णन करना है। तो एग्जामिनर पहली नज़र में ही आपको नंबर दे देगा 7 पॉइंट लिखते ही। एकेडमिक जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये बड़ा महत्व रखता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अब देखो प्रश्न आ जाए मंत्री परिषद क्या होती है। प्रश्न आ जाए मंत्री परिषद क्या है। मंत्री परिषद क्या है? मैं पहले भी बताया था, मैंने इससे पहले भी अपन ने किया था कि देश का संवैधानिक मुखिया, कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन किसके माध्यम से करेगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के दुआ के माध्यम से करेगा। इसी प्रकार यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये लाइन आप लिख सकते हो कि मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक और लाइन, संविधान के अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में लिखा है, क्या लिखा है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता, सलाह या परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि मंत्रिपरिषद क्या होती है। छोटा सा प्रश्न है। अब है मंत्रिपरिषद का गठन। वही है प्रधानमंत्री वाला व्यवस्था भी अपने की थी। मंत्रिपरिषद का गठन करने से पहले सबसे पहले किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसके बाद शेष काम होगा। तो क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 75 में है। 75 में लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो मंत्रिपरिषद का आ जाएगा। मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया बताओ। मंत्रिपरिषद की
मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। अनुच्छेद 175 में कहा भी गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपने जीते हुए सांसदों में से कुछ व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करेगा, यानी नियुक्त नहीं करेगा, मंत्रियों का चयन करेगा कि हम इनको मंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, इनको मंत्री बनाना चाहते हैं। जैसे बताया था मैंने, 545 में से कम 273 लोग एक साथ हो, एक ही पक्ष में हो, एक ही पार्टी के हो, तो ये क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, सरकार बनने के बाद, सरकार बनने का मतलब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा, मंत्रियों का चयन करेगा, मंत्रियों का चयन करेगा। उसके बाद मंत्री को चयन किया, राष्ट्रपति मंत्रियों को क्या करेगा, नियुक्ति देगा, यानी शपथ दिलवाएगा, मंत्री पद की शपथ दिलवाएगा। उसके बाद विभागों का बंटवारा करेगा। अपन क्या कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया, विभागों का बंटवारा करेगा। अब विभागों का बंटवारा या कार्य विभाजन करेगा, यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये बंटवारा कर दिया, फिर वो अपने अपने कार्य को संभालेगा। अब मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रहेगा, वैसे थोड़ा सा इस प्रश्न पॉइंट का लेवल थोड़ा अपर है, ऊंचा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री का कार्य, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति की मेहरबानी से रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो मंत्रियों को हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। कभी देखा कोई मंत्री 5 साल रहता है, कोई मंत्री 5 साल नहीं रहता है। ये कोई मंत्री 6 महीने, कोई साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, समय समय पर ध्यान दिया होगा, मंत्रिमंडल चेंज होता है, बदलता रहता है। कभी किसी मंत्री को क्या बना दिया, कभी किसी मतलब एक ही मंत्री, एक ही सांसद को कभी रक्षा मंत्री बना दिया, कभी उसको गृह मंत्री बना दिया, तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये थे मतलब इनके मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, लेकिन कार्यकाल अगर आ जाए कि कितना होता है तो आप 5 वर्ष लिख सकते हो। प्रश्न आ जाए कि मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष लिख सकते हो, लेकिन साथ साथ में ये भी लाइन लिखनी है कि मंत्री राष्ट्रपति की मेहरबानी से ही पद पर रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति है जो मंत्रियों को कभी भी पद से हटा सकता है, नहीं हटा सकता। हटाएगा तभी जब प्रधानमंत्री उसको कहेगा, प्रधानमंत्री कहेगा कि ये मंत्री व्यवस्थित काम नहीं कर रहा है, आप उसको पद से हटा दो। लेकिन ऐसी स्थिति आती नहीं है,
ऐसी स्थिति आती नहीं है, क्योंकि अगर किसी मंत्री ने कोई गलती की है तो वो प्रधानमंत्री के कहने से स्वतः ही इस्तीफा दे देता है। मंत्री अपना आप इस्तीफा दे देता है, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। और वो मंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया है। अब है मंत्रिपरिषद का कार्य या मंत्रियों की शक्तियां, मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिमंडल की शक्तियां। अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दो अलग अलग चीज होती है। देखो, मान लो ये मंत्रिपरिषद है, ये क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो कुछ 1 नंबर वाले, कुछ 2 नंबर वाले, कुछ 3 नंबर वाले। तो ये पूरा बनकर क्या हुआ? मंत्री कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। अब ये जो कैबिनेट मंत्री है इसी को क्या कहते हैं? मंत्री मंडल कहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, ये ऐसा एग्जाम आ जाए कि मंत्रिमंडल क्या है तो आप इस प्रकार के गोला बनाओ, वृत्त बनाओ। उसमें मैंने तो अलग से नाम लिखे हैं, आप इनमें इसी के अंदर गोले के अंदर ही लिख लो। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसी को मंत्रिमंडल कहते हैं, या मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट कहते हैं। अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में न्यूज़ आती है कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक का मतलब मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, न कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 82 हो सकती है और मंत्रिपरिषद में 82 हो सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल में 15, 20, 25, 30 तक जा सकती है। अभी भी देख लेना चाहे लगभग 30 के आसपास होगी। इसमें ऐसा कोई निश्चित संख्या नहीं है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। मंत्रिमंडल होते हैं वो सारे के सारे विश्वास पात्र लोग होते हैं, पार्टी के पुराने सदस्य होते हैं, लंबे समय से जीत रहे हैं, पार्टी हित में काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ईमानदार होते हैं। अब देखो अपने शक्तियाँ करते हैं मंत्रिमंडल की। तो देखो एक लाइन फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अनुच्छेद 74 में एक लाइन लिखी हुई थी, आपने पढ़ी, बताई भी थी मैंने, कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सहायता और सलाह में सहयोग करेगा। पहला काम ये है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। पहला काम क्या हो गया? राष्ट्रपति को सहायता परामर्श देना। कौन सा अनुच्छेद है? 74 में। ये काम सबसे पहले यही लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद क्या करना है? जैसे एक लाइन और लिखनी है, नोट डाल के लिख लो, यानी मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहलाता है। भारतीय
शासन व्यवस्था का हृदय कहलाता है। ये प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, एकेडमिक एग्जाम के लिए 1 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? मंत्रिमंडल को कहते हैं। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहते हैं। आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी है, आरपीएससी की तैयारी है, विभिन्न स्टेट के पीएससी की तैयारी है, उसमें करोगे तो इस प्रकार के ये जो संविधान है पूरा का पूरा काम आएगा आपके लिए। बहुत महत्व रखता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने भारत का। अब देखो ये 2 काम तो आपको शुरू में लिखने हैं, उसके बाद आपको 1 नंबर डाल के लिखना है राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं। देश के लिए विदेशों के साथ क्या संबंध रहेगा, देश की नीति क्या रहेगी, वो राष्ट्रीय नीति निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल ही करेगा। यानी ये मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्माण करना। नीति निर्माण मतलब जैसे आता है ना, आर्थिक नीति तैयार करना, औद्योगिक नीति तैयार करना, कृषि नीति तैयार करना, जनसंख्या नीति तैयार करना, खनिज उद्योग नीति तैयार करना, विभिन्न देश के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं। फिर कानून का निर्माण करते हैं, कानून निर्माण का कार्य करते हैं। कानून निर्माण कौन करता है? संसद करता है, संसद करती है ना कानून निर्माता। लेकिन सबसे पहले कानून की जो रूपरेखा होती है वो मंत्रिमंडल तैयार करता है। कानून की ध्यान से सुनना, कानून की रूपरेखा यानी जो कानून लिखा जाता है सबसे पहले कि चलो कानून बनाते हैं, तो ये काम सबसे पहले कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। फिर वो कानून लिखेगा, कॉपी में तैयार कर दिया, टाइप किया, फिर उसको संसद में पेश किया जाता है। तो कानून निर्माण का कार्य करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका कौन सी? अब प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर नियंत्रण नहीं रखता है। मतलब प्रधानमंत्री, कार्यपालिका मतलब देश की जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति स्वयं अपना कोई काम नहीं करता है। यानी जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। लेकिन राष्ट्रपति खुद कुछ काम नहीं करेगा, यानी वो काम करवाएगा। तो वो काम किसके द्वारा करवाएगा? वो काम मंत्रिमंडल के द्वारा करवाएगा। जैसे अखबार में आता है ना, कोई मंत्री कह देता है कि प्रशासनिक अधिकारी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब उस मंत्री का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। क्यों नहीं कहना मान रहे हैं? कि या तो आप गलत काम करवाना चाह रहे होंगे, नियम विरुद्ध काम करवाना चाह रहे होंगे, उससे तो वो काम नहीं करेगा। आप अगर वास्तव में लीगल कानूनी काम करवाना चाहते हो तो सारे प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालिका के नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कार्य करता है। वित्तीय कार्य करना, वित्तीय कार्य करते हैं। वित्त से संबंधित जो भी काम होगा, जैसे बजट पेश करना है, वित्त से संबंधित कोई नियम बनाने हैं, ठीक है, तो वो सारे काम कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। और वो जो मुख्य रूप से ये काम कौन करता है? वित्त या धन से संबंधित काम कौन करता है? लोकसभा करती है। कौन करती है? लोकसभा करती है। क्योंकि अधिकांश जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के ही सांसद होते हैं, इसीलिए लोकसभा के द्वारा ही वित्तीय कार्य संपादित किए जाते हैं, क्योंकि सारे अधिकांश मंत्री हैं वो लोकसभा के होते हैं। इसके अलावा विदेशों से संबंध निर्धारित करता है, यानी किस देश के साथ कैसा संबंध निर्धारित करते हैं।
किस देश के साथ क्या संबंध रहेगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल करता है। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से देश में हमारा कौन सा राजदूत रहेगा, किस देश के साथ हमारे क्या संबंध रहेंगे। कभी कभी सुना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है और फिर निर्णय किया जाता है कि पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तो ये विदेश नीति का संचालन भी यही करता है। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी कार्य भी करता है। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी कार्य भी करता है कि किस अधिकारी की नियुक्ति किस पद पर करनी है, वो सारे काम मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये मंत्रिमंडल के कार्य थे। तो इनको जब भी प्रश्न लिखो, प्रश्न आए तो कुछ नहीं लिखो, तो ये तो लिख ही लो, बस ये जा जाए कि मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बताओ, तो ये लिख ले, आपका उत्तर कंप्लीट है। बस एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि ये बड़े प्रश्नों में आ सकता है। अब ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक अपन न्यायपालिका करेंगे, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा।